आज का वीडियो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक का थर्ड पार्ट है और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट इंटरेस्ट बाय कॉमन मल्टीप्लायर मेथड। सेकेंड जो है वो है हमारा कैलकुलेट इंटरेस्ट बाय थर्ड, 10th एंड 10th रूल। और जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा इफेक्टिव और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये चारों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये चारों टॉपिक मैं आपको बताता हूं कि कॉमन मल्टीप्लायर मेथड क्या होता है जिससे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, थर्ड, 10th एंड 10th रूल मेथड क्या होता है, और उसके बाद नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो आज का टॉपिक हमारा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा कैलकुलेट इंटरेस्ट बाय कॉमन मल्टीप्लायर मेथड। अब इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो आपको समझना है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ₹1 at the rate 1% per annum for 1 day। कॉमन मल्टीप्लायर मेथड क्या होता है? तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। किस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो? तो ₹1 पर 1% पर एनम के हिसाब से एक दिन का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब आपने कितने रुपए डिपॉजिट किए या कितने रुपए बोरो किए, आपको मालूम है कि जो भी इंटरेस्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है। तो हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो ₹1 पे एट द रेट ऑफ 1% पर एनम और एक दिन के लिए यहां से आपको स्टार्ट करना है। मतलब जो भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, मगर आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, ₹1 पर 1% के लिए और फॉर 1 डे के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन जिस तरीके से रहेगा उस तरीके से आपको क्वेश्चन डिफाइन करना रहेगा। तो सिर्फ कॉमन मल्टीप्लायर मेथड में और कुछ नहीं होता। आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। तो ₹1 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो 1% के हिसाब से, और कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो मेथड होता है वो होता है हमारा थर्ड, 10th एंड 10th रूल। अब इस रूल में इंटरेस्ट आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट में, वैसे ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो आपको ध्यान रखना है स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको याद होगा सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये मेरे ख्याल से सबको याद है, तो वो आपको याद रखना है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 2। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे? एज पर द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन देगा उसमें आपको प्रिंसिपल ढूंढना होगा, रेट ढूंढना होगा, टाइम ढूंढना होगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट जो आएगा उसको आपको क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ स्टेप 1। क्लियर? स्टेप नंबर 2, वैल्यू ऑफ स्टेप 1 से जो वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय
1 लाख। आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 से जो वैल्यू आ रही है, आपकी जो वैल्यू आई है उसको कितने से डिवाइड कर देना है, 1 लाख से डिवाइड कर देना है। जब 1 लाख से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपका, वैल्यू ऑफ स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ स्टेप 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने करना क्या है, वैल्यू ऑफ स्टेप नंबर 1, वैल्यू ऑफ स्टेप 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख कर देना। ये फॉर्मूला हो गया उसका। मतलब स्टेप नंबर 1 में जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को क्या करेंगे आप, 1 लाख से डिवाइड कर देंगे और ये रिजल्ट आएगा, उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ स्टेप 2। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या करना है, वैल्यू ऑफ स्टेप 2 डिवाइडेड बाय 3। जो भी स्टेप नंबर 2 की वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स, ये जो रिजल्ट आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ स्टेप 3। स्टेप 3 की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब नेक्स्ट जो होगा वो स्टेप नंबर 4 होगा। स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ स्टेप 3। आपने 3 कैलकुलेट कर लिया है, 3 की वैल्यू, 3 डिवाइडेड बाय 10। आपको करना है इस तरीके से, आपको फॉर्मूला बना लेना है। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जा रहा है। वैल्यू ऑफ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 की ये जो वैल्यू आई है इसको क्या करेंगे आप, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ स्टेप 4। नेक्स्ट स्टेप 5, स्टेप 5 में हो जाएगा वैल्यू ऑफ स्टेप 4। स्टेप 4 की जो वैल्यू है, देखिए स्टेप 4 की वैल्यू आपने डिफाइन कर ली है, तो स्टेप 4 की जो वैल्यू है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, फिर से 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10। 10 से जब डिवाइड कर देंगे स्टेप 4 की वैल्यू को, तो स्टेप 4 की वैल्यू ये है, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ स्टेप 5। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप 6। देखिए ये जो मैं समझा रहा हूं इसको आप कॉपी पेन रखें और इसको साथ में नोट करते जाएं। जब इससे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप उस थ्योरी को देखें और साथ में बनाते जाएं। 5 स्टेप हो गया हमारा। 6 स्टेप में आपको क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स obtained from step 2 to step 5। 6 स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2 से लेकर स्टेप 5 तक का जो रिजल्ट है, स्टेप 2 से स्टेप 5 तक जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप नंबर 2 टू स्टेप नंबर 5। दैट मीन्स ये हो क्या जाएगा, इसका मतलब है कि स्टेप 2 का जो रिजल्ट है, स्टेप 3 का जो रिजल्ट है, स्टेप 4 का जो रिजल्ट है और स्टेप 5 का जो रिजल्ट है, उस सबको हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, और दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टेप नंबर 6। ये जो हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ स्टेप 6 की ये वैल्यू हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7, ये जो स्टेप नंबर 6 की जो वैल्यू आई है उसको आपको किससे डिवाइड करना है, 10,000 से डिवाइड करना है, राइट। वैल्यू ऑफ स्टेप 6 डिवाइडेड बाय 10,000। आपको 10,000 से डिवाइड कर देना है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टेप नंबर 7। स्टेप 7 का ये वैल्यू आ जाएगा। और लास्ट जो हमारा होगा वो स्टेप नंबर 8 होगा, स्टेप 8। और ये लास्ट स्टेप 8 में आप क्या कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 8 में आपको क्या करना होगा, तो स्टेप नंबर 6 की जो वैल्यू है उसको स्टेप नंबर 7 से आपको माइनस कर देना होगा।
वैल्यू ऑफ स्टेप 6 माइनस वैल्यू ऑफ स्टेप 7। 6 की जो वैल्यू रहेगी उस वैल्यू में 7 की वैल्यू आपको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये स्टेप से बहुत इजी है। पहला स्टेप में हमने क्या किया, कॉमन थर्ड, 10th एंड 10th रूल में आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 2 कर दीजिए। ये 2 कर दिया हमने, इसका एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू में हमको क्या करना है, 1 लाख से डिवाइड कर देना है। देखिए 1 लाख से हमने डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, 1 लाख से डिवाइड किया। 1 लाख से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 10 से डिवाइड करना है, अगेन 10 से डिवाइड करना है, और उसके बाद आपको पहुंच जाना है स्टेप नंबर 6 में। और स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 टू स्टेप नंबर 5। 2 से लेके 5 तक जितने स्टेप में जितने भी रिजल्ट आए हैं सबको आपको क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। राइट, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो रिजल्ट आएगा स्टेप नंबर 6 का, उसको किससे डिवाइड कर देना है, 10,000 से डिवाइड कर देना है। तो स्टेप 7 का रिजल्ट आ गया। अब लास्ट स्टेप में जो हमारा होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाता है, जो 6 स्टेप का जो रिजल्ट है और उसमें 7 स्टेप के रिजल्ट को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमारा, वो है आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ऐसा भी नहीं है कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत डिफरेंस होता है, मगर किस कंडीशन में वो सेम होता है या इक्वल होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला पॉइंट हमेशा, भले हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है, अभी जो रेट में 2 पढ़ा रहा हूं आपको, ये दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोनों जो होगा वो किसके ऊपर बेस करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। व्हेन CI से कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मंथली। किस तरीके से कैलकुलेट होता है सबको मालूम है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। 3 तरीके से कैलकुलेट होता है, मेरे ख्याल सबको मालूम है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। देन प्रीडिटरमाइंड rate of interest is called nominal rate of interest, तो इसमें आपको बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। When CI is calculated, CI जो होता है मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस में कैलकुलेट होता है। देन प्रीडिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है CI का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकल बताऊंगा तो और इजी समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा इफेक्टिव और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोथ दे डिपेंड्स अपॉन CI। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, व्हेन CI is calculated monthly, quarterly or half yearly, the interest added to principal each time increases the principal. This new rate of interest is called
इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? ये हो गया आपका नॉमिनल रेट और ये हो गया इफेक्टिव रेट। नॉमिनल रेट में क्या होता है? प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर सीआई, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप देखें तो ये आपको लिखा हुआ है इंटरेस्ट एडेड टू प्रिंसिपल ईच टाइम इंक्रीजेस द प्रिंसिपल। अब ये किस तरीके से होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, नाउ इट विल बी इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसको क्या करते हैं? प्रिंसिपल में इंक्लूड करते हैं, शामिल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? प्रिंसिपल इंक्रीज हो जाता है। नाउ उसके इंक्रीज होने के बाद जो रेट आता है, दिस न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, ये डेफिनेशन मैंने बताया, आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक सिंपल बताता हूं। हम लोगों को ये तो आपको समझ में आ गया कि ये दोनों जो रेट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस करता है। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। इन दिस केस A से कॉल्ड अमाउंट, P से कॉल्ड प्रिंसिपल, R से कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N से कॉल्ड टाइम एंड पीरियड। जो भी आप पढ़े हैं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पूरी वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर लें, आपको मिल जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, इसका एब्रिविएशन मैंने बताया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें। अगर आप पैसे कहीं जमा करते हैं, दैट मीन्स इन्वेस्टेड इज ऑल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल। अगर किसी से आप उधार लेते हैं, दैट मीन्स बोरोड अमाउंट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल, राइट? नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, एन में कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स इट इज टाइम और पीरियड। अब ये अमाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट? अमाउंट इज ऑल्सो नोन एज P प्लस CI ऑब्लिक SI। अगर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। तो ये चीज आपको यहां ध्यान रखना होगा कि इस प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाता है, ये जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट R से डिनोट किया जाता है। ध्यान है आप लोगों को, स्मॉल r लिख दिया मैंने। ये जो इंटरेस्ट है इसको आप बोलते हैं इफेक्टिव और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये डेफिनेशन बहुत बड़ा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि अगर आप देखिए डेफिनेशन याद, अब प्री डिटरमाइंड रेट मुझे मालूम है क्या होता है। मैंने आपको बताया कि प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो नॉमिनल रेट होता है। तो ये प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अगर वो आपको एज ए एग्जांपल मैं समझाऊं तो ज्यादा बेटर है। आ रही बात समझ में? तो हम बोथ दी आइटम्स, बोथ दी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिपेंड्स अपॉन CI। तो CI का हमने फॉर्मूला A इज इक्वल टू P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर n। तो इन दिस सिचुएशन A इज ऑल्सो नोन एज अमाउंट। अमाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, चाहे वो CI के फॉर्म में हो, चाहे वो SI के फॉर्म में हो। तो ये जो इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट क्या कहलाता है? इफेक्टिव और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब ये जो R लिखा हुआ, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये है हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ये दोनों इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। आई बात समझ में? ये जो R जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है, ये जो कैपिटल R लिखा है, ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये जो अमाउंट में जो इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये चारों टॉपिक से रिलेटेड। मेरे ख्याल से आपको ये एकदम थ्योरी क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें और मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, क्वेश्चन आपको समझाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने चूज किया है, फाइंड द SI ऑन ₹1000 एट 5% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 22nd April 1997 to
9 सितंबर 1997। अब इस क्वेश्चन में डेटा में गिवन डेटा क्या है, सबसे पहले हम लोग वो नोट कर लेते हैं। गिवन डेटा जो है वो है हमारे पास प्रिंसिपल, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो CI ऑन ₹1000 से 1000 इज प्रिंसिपल, रेट इज देयर 5% पर एनम, एंड द पीरियड और से टाइम इज गिवन। टाइम किस तरीके से दिया है, 22 अप्रैल 1997 टू 9 सितंबर 1997। अब एसआई आपको कैलकुलेट करना है। तो एसआई का तो सिंपल फॉर्मूला होता है, मेरे ख्याल से सबको मालूम है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। अब इंपॉर्टेंट है कि P आपको क्लियर मालूम है, R आपको क्लियर मालूम है, टाइम आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? तो अब टाइम इससे कैलकुलेट करते हैं। टाइम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या लिखा हुआ, अप्रैल, तो ये मैंने लिख दिया सबसे पहले। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब इसमें आपको देखना है कितने कितने दिन होते हैं। सबसे पहले अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होता है। मई में 31, जून में 30, 31 और ये 30। तो ये मेरे ख्याल से आप और हमेशा याद रखेंगे, ये 2 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें जुलाई और अगस्त, इसमें 31 और 31 होते हैं कंटिन्यूएशन में। जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि एक महीना 31 का होता है, नेक्स्ट मंथ 30 का होता है। मगर इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें कंटिन्यूसली 31 आता है, एक जुलाई और एक अगस्त में आता है, और एक होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, और एक आता है दिसंबर और जनवरी। तो उस समय आपको काउंटिंग में ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। अप्रैल में 30 दिन होता है, 22 दिया है, मतलब 8 दिन हो गया। नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां हमारा नंबर ऑफ डेज काउंट करना हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज, जो पीरियड है हमारा, जो टाइम है वो दिन में, ये 8 हो जाएगा। मई में पूरा 31 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा, और सितंबर में तो 9 सितंबर तक दिया है तो आपको 9 ले लेना है। चलिए कैलकुलेटर लीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 62 प्लस 9, ये आपका आ गया 140 डेज। बस वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में फटाफट। प्रिंसिपल 1000, रेट 5% इंटू नंबर ऑफ डेज 140 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 365। नंबर ऑफ डेज में जब रहता है, मेरे ख्याल से हम लोग पुरानी वीडियो में देख चुके हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये हो जाएगा 1000 इंटू 5 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 365 इज इक्वल टू 19.17 रुपीज। दिस इज द इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1680। जो डेटा है वो मैं लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो गिवन डेटा है वो मैं मेंशन कर दे रहा हूं। प्रिंसिपल दिया हुआ आपको ₹1680। नेक्स्ट पॉइंट लिखता है, डिपॉजिटेड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए जमा करता। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फ्लक्चुएटिंग इन एज फॉलोज। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब स्टार्टिंग से 3.5 था, 3.5% था, 3 and 1/2। स्टार्टिंग से मतलब क्या हो जाएगा, जनवरी प्लस फरवरी, 2 महीने का है। क्योंकि क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 पीरियड के लिए, अब इसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, अब आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए, जनवरी में 31, फरवरी में 28, ये दोनों को ऐड कर दीजिए 59, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 3 and 1/2% से, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.5%। ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है आपको, ऑन 1 मार्च फेल टू 3%, और 1 मार्च से वो कम हो जा रहा है। ये कब कम हो रहा है, मार्च से कम हो जाता है। मार्च और नेक्स्ट जो है अप्रैल, मार्च और अप्रैल में, मार्च में कितने दिन हो जाएंगे, 31 और 30, तो ये हो जाएगा 61 डेज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां कम होके कितना हो जाता है, 3% हो जाता है। फिर आगे आपको बोल रहा है, ऑन 1 मई, जून,
जुलाई से। मई और जून ये कितने दिन हो जाएंगे? मई में 31 हो जाएंगे, जून में 30 हो जाएंगे, ये 61 हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2 and 3/4, 2 and 3/4%। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 to the 8, 11/4%। नेक्स्ट मई के बाद बोल रहा है, मई जून हो गया, ऑन 1 जुलाई राइज टू 4%, और 1 जुलाई से बढ़ जा रहा है। कब तक? जुलाई अगस्त तक बढ़ रहा है। जून के बाद ये हो गया जुलाई, और ये हो गया अगस्त। अब जुलाई 31, अगस्त भी 31। अभी मैंने पढ़ाया आपको, ये चीज ध्यान रखना है, जुलाई और अगस्त। और ये हो जा रहा है 62 डेज, और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जा रहा है आपका, वो हो जा रहा है 4%। नेक्स्ट पॉइंट आगे दिया है ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से फिर कम हो जा रहा है अक्टूबर, और ये कब तक है? एक ही महीने का दिया है, और वो है अक्टूबर में हो जाएगा 30 दिन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया है 3 and 3/4, 3 and 3/4%। मतलब कितना हो जाएगा? 4 3 12, 15/4%। और लास्ट दिया है आपको ऑन 1 नवंबर फेल टू 3 and 1/4% एंड रिमेनिंग सो स्टिल द एंड ऑफ द ईयर। मतलब नवंबर, नवंबर और दिसंबर। 31 कुछ तो गलत लिख दिया मैंने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लिखना भूल गया हूं। देखो मैं सितंबर कहां दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन एक साथ, इसलिए पढ़ लेना चाहिए। 1 जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ है। ये सितंबर इसी में है, क्योंकि अक्टूबर से चेंज हो रहा है, तो ये 30 डेज हो जाएगा। देखिए यहां से काउंटिंग गलत हो गया, ये हो जाएगा 92। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये अक्टूबर में 31 हो जाएगा, और नवंबर में 30 हो जाएगा, और ये 31, ये दो 61 हो गया। और इसमें लास्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 3 and 1/4%, 3 and 1/4%, 12 + 1 13/4%। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बस फॉर्मूला ये है आपका, और पीरियड को आपको ध्यान से रखना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P 1680 इंटू, अब ये नंबर ऑफ डेज में दिया है, तो आपको मालूम है अभी हम लोगों ने कि नंबर ऑफ डेज में रहता है, तो इंटू क्या कर देते 365। ये टाइम को यहां मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ डेज। मेरे ख्याल से सबको मालूम है, ज्यादा ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये आपका हो गया नीचे 365, इंटू कर देता हूं 100, बिकॉज ये पूरा आइटम आ जाएगा। अब इसके सारे को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, इंटू रेट इंटू टाइम से नंबर ऑफ डेज। तो फर्स्ट देख लीजिए 59 इंटू 3.5, प्लस साइन कर देंगे, 61 डेज इंटू 3, प्लस साइन, फिर नेक्स्ट 61 इंटू 11/4, 11/4। उसके बाद नेक्स्ट 92 इंटू 4% से 4, प्लस साइन, 92 के बाद सिर्फ 31 है, 31 इंटू 15/4, प्लस 61 इंटू 13/4। अब इसको आपको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। चलिए, SI इज इक्वल टू 1680 डिवाइडेड बाय 36500। फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 59 इंटू 3.5, ये आ जाएगा 206.5, प्लस साइन हो जाएगा या इंटू साइन होगा, ये आपको बताना है। मैंने सब में प्लस लगा दिया है, तो प्लस होगा ना, यस। उसके बाद 61 इंटू 3, 183, प्लस साइन, 61 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका आ जाएगा 167.75, प्लस साइन 92 इंटू 4,
ये आपका हो जाएगा 368, फिर प्लस 31 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ जाएगा 116.25 प्लस 61 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ जाएगा 198.25। अब एक साथ सॉल्व कर देता हूं मैं इसको। 206.5 प्लस 183 प्लस 167.75 प्लस 368 प्लस 116.25 प्लस 198.25 इज इक्वल्स टू, ये आया आपके पास SI इज इक्वल्स टू 1680 इंटू 1239.75 1239.75 डिवाइडेड बाई 36500 इंटू 1680 डिवाइडेड बाई 36500, ये आपका आ रहा है 57.06। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, एक बार कैलकुलेशन भी इजीली चेक करेंगे कि आपका हो रहा है या नहीं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹315.5। आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 315.5 दिया हुआ है, और आगे आपको बता रहा है फॉर 83 डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा में आपके पास प्रिंसिपल हो गया 315.50 फॉर टी इज इक्वल्स टू 83 डेज। 83 डेज के लिए एट 4.5% पर एनम, रेट दिया है 4.5% पर एनम। अब आगे बोल रहा है यूजिंग 3rd, 10th एंड 10th रूल आपको फॉलो करना है, राइट? चलिए, उसमें मैंने आपको किस तरीके से बताया था, स्टेप नंबर 1 जिस तरीके से मैंने बताया था, स्टेप 1 इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T इंटू 2 करना है, मैंने आपको बताया था। प्रिंसिपल 315.50 इंटू 83 इंटू 4.5 इंटू 2। मैंने थोड़ा, चलिए कैलकुलेटर उठाएं, फटाक से इंटू करें, 315.5 इंटू 83 इंटू 4.5 इंटू 2, तो ये आ गया आपका ₹23,567,8.50। क्लियर? स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या बताया था, जो स्टेप नंबर 1 की वैल्यू है उसको क्या करना है, 1 लाख से डिवाइड करना है। 23,567,8.50 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये 1 लाख से मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो ये आपका आ गया 2.3567356785। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था, स्टेप नंबर 3 में स्टेप 2 की जो वैल्यू है उसको आपको 3 से डिवाइड करनी है। 2.356785 डिवाइडेड बाई 3, और इसको डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, ये आपका आ गया 0.785595। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या बताया था, स्टेप 3 की वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देना है। 0.785595 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका आ जाएगा 0.0785595। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 मैंने बताया था। स्टेप नंबर 5 मैंने आपको बताया था कि स्टेप 4 का जो रिजल्ट है उसको फिर से 10 से डिवाइड कर देना है, तो 0.0785595 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो आ जाएगा 0.00785595। अब स्टेप नंबर 6 मैंने क्या बताया था, ये याद रखना है आपको, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ नंबर्स obtained from step 2 to step 5, दैट मीन्स स्टेप 2 की जो वैल्यू है प्लस स्टेप 3 की जो वैल्यू है प्लस स्टेप 4 की जो वैल्यू है
प्लस स्टेप 5 की जो वैल्यू है, इनको सबको ऐड कर लेना है। तो अपनों फटाफट लिख देता हूं मैं। स्टेप 1 की वैल्यू, स्टेप 2 की वैल्यू क्या है 2.3। अब मैं लिखता नहीं हूं, बहुत लंबा समय हो जाता है। ये वैल्यूज यहां लिखिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5। इसको फटाफट ऐड कर लेते हैं। 2.356785 प्लस 0.785595 प्लस 0.0785595 प्लस 0.00785595। ये आपका आ गया 3.22879545। अब स्टेप नंबर 7 में मैंने क्या बताया था, स्टेप 7 में मैंने बताया था स्टेप नंबर 6 की जो वैल्यू है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ स्टेप नंबर 6 डिवाइडेड बाय 10,000, राइट। 3.22879545 डिवाइडेड बाय 10,000। 10,000 से आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 10,000। ये डिवाइड कर दिया मैंने, ये आपका रिजल्ट आ गया 0.000322879554। ध्यान से करेंगे आप लोग कैलकुलेटर से। और लास्ट स्टेप नंबर 8 जिसमें हम लोग आंसर कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, स्टेप नंबर 6 की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ स्टेप 6 माइनस वैल्यू ऑफ स्टेप 7। स्टेप 7 की ये वैल्यू है, ये आपको ध्यान में रखनी है, और स्टेप 6 की ये वैल्यू है। इसमें क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। अब मैं नोट नहीं कर रहा हूं, आपको माइनस करके बता रहा हूं। माइनस 3.22879545 और ये रिजल्ट आ रहा है आपका 3.228। ये इतने रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया। तो बहुत हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है। 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा हो गया किससे रिलेटेड, जो पहला टॉपिक। अच्छा, कॉमन वाला मैंने अभी तक नहीं बताया, मल्टीप्लायर वाला। चलिए वो भी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इफ सीआई इज कैलकुलेटेड ऑन ₹100। सिंपल सी थ्योरी है, जिसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। सीआई इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। रेट इज इक्वल टू 6% पर एनम फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। टाइम जो दिया है 1 ईयर। आगे आपको बता रहा है व्हाट विल बी द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज एज एट हाफ ईयरली। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको, जब मैं स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो इफेक्टिव रेट और नॉर्मल रेट हमेशा अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस समय बताते समय मैं भूल गया, मगर अभी मैं आपको एक लिख देता हूं। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इफ सीआई इज कैलकुलेटेड, याद रखेंगे आप लोग, इफ सीआई इज कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस, ईयरली बेसिस, अगर ईयरली बेसिस में अगर आप सीआई कैलकुलेट करते हो नाउ और देन, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सेम ऑब्लिक इक्वल होता है। मैंने दोनों अलग अलग बताया, दोनों तरीके से बताया, मगर आपको कब होगा, कब आपको ये दोनों अलग अलग चीजें होंगी, कब होंगी, जब वो हाफ ईयर, जो मैंने इसलिए जब डेफिनेशन लिखा था आपको लिखा हुआ था इफ सीआई इज कैलकुलेटेड मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली, उस बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो
तब ये दोनों अलग अलग चीजें होंगी। अगर आप ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो, एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसलिए आप याद रखेंगे कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने वाला है वो हाफ ईयरली और क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे ही आने वाला है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो क्वेश्चन था हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज एडेड हाफ ईयरली। जो इंटरेस्ट है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली बेसिस पे। ये मैंने यहां मेंशन कर दिया। कैलकुलेट क्या करना है, नॉमिनल रेट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। लोग पूछ सकते हैं सर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। मगर आपको याद है ना कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो किसके ऊपर बेस करता है, वो CI के ऊपर बेस करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस करता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल A इज इक्वल्स टू P से कॉल्ड 100 1 प्लस R। हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट इज डिवाइडेड बाई 2। रेट को हम लोग क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो रेट हमारा कितना है 6%, तो 3/100 हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज मल्टीपल ऑफ 2। टाइम को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। देयरफॉर n कितना दिया हुआ है आपको, 1 दिया है, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। चलिए सॉल्व करें। A इज इक्वल टू 100 1.03 टू द पावर 2। ये आपका हो जाएगा 1.03 इंटू 100, ये आपका आ गया A इज इक्वल टू 106.09। क्लियर। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू A माइनस P। मेरे ख्याल से सबको मालूम है ये सब फॉर्मूला। 106.09 माइनस 100, therefore 6.09। This is the amount of interest and the rate of interest, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कौन सा होगा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। में जब भी बताया था, देखिए ये मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, ये जो रेट है ये नॉमिनल है और ये अमाउंट के साथ जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज ऑफ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6.09 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 6.09%। तो ये आपको तो सबको मालूम है कि जो इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है और प्रिंसिपल क्या है यहाँ 100 है एज पर द क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी वे में आपको मैं बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फाइंड इफेक्टिव रेट परसेंट पर एनम इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 5% पर एनम इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली। इन दिस में आपको क्या करना है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 5% पर एनम। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है। और जो इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है वो क्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली। इंटरेस्ट यहां मैं लिख देता हूं क्वार्टरली बेसिस पे चार्ज हो रहा है। आपको मालूम है क्वार्टरली बेसिस में क्या होता है, n इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड रेट इज डिवाइडेड बाय 4। ये क्वार्टरली बेसिस पे, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। अगर किसी ने नहीं मालूम है, किसी को नहीं पता है, तो वो आप पुराने वीडियोस में जाके देख लें। कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो में भी है और सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो में भी मैंने बताया है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप अगेन, लेट द प्रिंसिपल बी ₹100। हम लोग प्रिंसिपल को क्या एज्यूम कर लेते हैं, 100 एज्यूम कर लेते हैं। देयरफॉर फॉर्मूला फॉर CI A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। चलिए पुट करें वैल्यू। A इज इक्वल टू 100 1 प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 100 हो जाएगा टू द पावर, 1 साल के लिए है
तो यहां मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया। अब ये 4 इंटू 100 कैसे हुआ, मेरे ख्याल से सबको मालूम है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो रेट क्या हो जाएगा, R/4, तो 5/4 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट यहां 400 कर दे रहा हूं। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में A इज इक्वल टू 100, 405 अपॉन 400 टू द पावर 4। इसको कैंसिल कर देंगे तो A इज इक्वल टू 100, 81 अपॉन 80 टू द पावर 4। मेरे ख्याल से सबको आता है। अब ये इसको सॉल्व करना कैलकुलेटर में बहुत मुश्किल काम है, तो आपको किसमें सॉल्व करना होगा, इसको लॉग से सॉल्व करना होगा। तो लॉग से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैरी लॉग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। देयरफॉर log of A इज इक्वल टू log of 100। मेरे ख्याल से सबको फॉर्मूला याद होगा, log of 81। अगर ये log आपको नहीं पढ़ा है आपने, तो आप पुराने प्लेलिस्ट में जाइए, log के बहुत सारे चैप्टर्स उसमें दिए हुए हैं, आप उसको देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। मैं log की वैल्यू नोट करके रख लिया हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। log की वैल्यू मैंने नोट की थी, चेक कर लेता हूं। यस, log A इज इक्वल्स टू 2.4 टाइम्स 0, 4, 1.9085, 9085 माइनस 1.9031, 9031। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। log A इज इक्वल्स टू 2.4 टाइम्स 0 प्लस, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसका आपका वैल्यू आता है, एक साथ मैंने प्लस 0.0216। नाउ A इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2.0216। एंटी लॉग भी आपको देखना होगा, एंटी लॉग देखना आना चाहिए, और वो आप उसमें जाके देखें वीडियो में अगर आपको नहीं आता है तो, क्योंकि अगर मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये आपका अमाउंट आ गया। अब अमाउंट के बाद आपको फिर से CI निकालना है, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P प्लस CI, P प्लस इंटरेस्ट, CI और SI कुछ भी होता है, तो आपका फॉर्मूला नया हो जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। ये हो जाएगा 105.10 माइनस 100, तो ये आपका हो जाएगा 5.10। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5.10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, प्रिंसिपल 100 है, देयरफॉर 5.10%। क्लियर। मेरे ख्याल से समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नॉमिनल रेट। अब इस क्वेश्चन में नॉमिनल रेट कैलकुलेट करना, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें मैक्सिमम में आपको अभी तक सब में आपको इफेक्टिव रेट देखना था, कैलकुलेट करना था। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो नॉमिनल रेट वाले भी आने वाले हैं। फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। ध्यान में रखेंगे इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, विच इज इक्विवेलेंट टू द इफेक्टिव रेट ऑफ 6.14% पर एनम। चलिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू नोट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है, और उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या आपको निकालना है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 6.14% पर एनम हाफ ईयरली। क्लियर। चलिए, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तभी मैं आपको बताया था कि ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा, राइट। सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल, राउंड कर दिया, प्रिंसिपल बी ₹100। प्रिंसिपल क्या है, ₹100 है। क्लियर। A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो इंटरेस्ट है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली बेसिस पे है। इसका मतलब है कि आपका जो अमाउंट होगा वो भी हाफ ईयरली बेसिस पे होगा, क्योंकि ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अमाउंट वाला जो इंटरेस्ट होता है
वो होता है, ये आपको मालूम है। ये जो आर है, ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि आपको ये आर डिफाइन करना है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये पॉइंट कैसे निकलेगा। तो आप सबको मालूम है हमारा फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू P प्लस इंटरेस्ट। तो P आपने 100 एज्यूम कर लिया है और ये 6.14 मालूम है सबको कैसे निकालना है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 106.14, दिस इज द अमाउंट। पुट कर दीजिए 1.0614 प्रिंसिपल 100, 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर हाफ ईयरली है तो ये 2 हो जाएगा। ये अब इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि अगर हाफ ईयरली होता है तो क्या होता है, रेट डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है और n इज मल्टीपल ऑफ 2 हो जाता है। मगर इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे सर टाइम में तो आपने 2 लिख दिया मगर रेट में आपने डिवाइडेड बाय 2 नहीं किया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया 6.14% हाफ ईयरली। इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयरली, राइट। चलिए सॉल्व कर लें। 1.106.14 डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूं इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.0614 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको लॉग कैरी करना होगा बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। देयरफॉर लॉग 1.0614 इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। चलिए अब इसको, ये भी मैं लॉग की वैल्यू देख के रखा हूं और ये लॉग की वैल्यू आ रही है सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 2 log 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, लॉग की वैल्यू इसमें मैंने नोट किया है तो ये आ रहा है आपका 0.0257। अब क्या होगा, उसके बाद ये 2 से आप इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.0257। ये डिवाइड कर दीजिए 2 से तो ये 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0 पॉइंट डिवाइड कर दिया तो 0.0128 आ रहा है। अब लॉग को अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0128। अब देखिए स्क्रीन की तरफ देखना कम होता है, मैं ओरली जब मैं बोलता रहता हूं कोशिश करता हूं कि मैं जितनी चीजें लिखूं वो सारी चीजें बोलूं, तो आप ध्यान भी देते जाएं। नहीं तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग क्लास में स्टडी करते हैं तो टीचर का फेस और स्टूडेंट का फेस मैक्सिमम टाइम एक दूसरे के सामने होता है, ऐसे लिखते हैं तुरंत ऐसे बताते हैं, मगर हमारे पास ड्यूरेशन कम रहता है तो उस चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। चलिए एंटी लॉग निकालते हैं तो ये एंटी लॉग की वैल्यू 1 प्लस आर अपॉन 100, एंटी लॉग की वैल्यू आ रही है आपका आ रहा है 1.030। अब ये 1 को ट्रांसफर कर देंगे तो r अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.030 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.030। देयरफॉर r इज इक्वल टू 3%। क्लियर, इंटू 100 कर देंगे तो ये 3% आ जाएगा। मगर आपको मालूम है कि क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है वो पर एनम के बेसिस में पूछा है, ईयरली बेसिस में। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, हाफ ईयरली है। तो ईयरली बेसिस में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6% पर एनम। दिस इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमेशा ध्यान रखेंगे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा रहता है, मगर सेम कब रहता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, इसमें आपको दिया हुआ है कि पवन, एक मिस्टर पवन है, वो बैंक में पैसा जमा करते हैं 15,000 रुपए इन अ बैंक विच पे एन इंटरेस्ट ऑफ 11% पर एनम, राइट। चलिए मैं पहले इरेज कर देता हूं फटाक से, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है पवन डिपॉजिट ₹15,000, मतलब प्रिंसिपल हो गया ₹15,000। आगे आपको बता रहा है इन ए बैंक विच पेज एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम।
रेट इज 11% पर एनम। आगे आपको बता रहा है कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, कंपाउंड कंटिन्यूअसली हाउ मच अमाउंट विल बी इन हिज अकाउंट आफ्टर 10 years, t इज इक्वल टू और n इज इक्वल टू 10 years। देखिए एक्चुअली क्या है, सारे क्वेश्चंस आप सोचेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाए या सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। आप बैंक में जाते हैं, उनका पर्सनल सॉफ्टवेयर होता है, उनका अलग फॉर्मूला होता है, उस तरीके से वो सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, लिखा हुआ है 11% पर एनम कंपाउंड कंटिन्यूअसली। कंपाउंड कंटिन्यूअसली अगर ये वर्ड आपको मिल जाता है क्वेश्चन में, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा A इज इक्वल टू पी डेल टी। ये डेल है और ये टी है। इन दिस सिचुएशन A इज इक्वल टू ऑल्सो अमाउंट। ये आपको मालूम है कि A क्या होता है, अमाउंट होता है, P क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, सब में सेम होता है। डेल जो होता है वो होता है रेट, और जो टी होता है वो होता है टाइम और पीरियड। तो सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। तुम्हारा फॉर्मूला है A इज इक्वल टू पी डेल टी, पी डेल सॉरी ई टू द पावर डेल टी, पी इंटू ई टू द पावर डेल टी। ये जो ई होता है मैथमेटिक्स में, वो एक्सपोनेंशियल सीरीज को डिनोट करता है। तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये स्टैट्स का पेपर है। जो एक्चुअली ई जो होता है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, तो उसमें मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अब ये मैंने आपको बता दी, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू ये 15,000 हो जाएगा, इंटू ई टू द पावर 11/100। रेट कितना है, इंटू टाइम 10। अब इसको आप इतना पोर्शन को आप चाहें तो अलग से सॉल्व करके देख लें। 11/100 इंटू 10, ये 0 0 कट गया, 11 डिवाइडेड बाई 10 से 1.1। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, A इज इक्वल टू 15,000 इंटू ई टू द पावर 1.1। अब जब लॉग टेबल उठा के देखेंगे, तो ये जो एक्सपोनेंशियल सीरीज की वैल्यू होती है, टू द पावर हमेशा माइनस में होता है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, तो इसको माइनस में लाएंगे। ये देखिए थ्योरी ऑफ इंडाइसिस में आप लोगों ने पढ़ा था, a to the power m होल अपॉन a to the power n इज इक्वल टू a to the power m माइनस n, ऐसा पढ़ा था आपने। या फिर 1 अपॉन a इज इक्वल टू a to the power माइनस 1। क्लियर। तो ये जो थ्योरी ऑफ इंडाइसिस का जो फॉर्मूला था, उस बेसिस में अगर आप इसको लिखेंगे तो a इज इक्वल टू 15,000 इंटू 1 बाई ई टू द पावर माइनस 1.1, क्योंकि एज पर टेबल हमेशा एक्सपोनेंशियल सीरीज का जो पावर होता है वो किसमें होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ये टेबल में आप उठा के वैल्यू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं वैल्यू लिख के रख लिया हूं, 15,000 डिवाइडेड बाई 0.03329 और रिजल्ट आ जाएगा ₹45,048। तो पंकज नहीं, पवन को 10 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, ये 45,048 रुपीज मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है आपके पास अ मनी लेंडर चार्जेस। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप जब तक स्क्रीन पर देखें। अ मनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर रूपी पर मंथ। एक जो मनी लेंडर है वो 10 पैसे चार्ज करता है अगर कोई 1 रुपए के ऊपर 10 पैसे एज ए इंटरेस्ट, राइट, पर मंथ, एक महीने में, पेबल इन एडवांस, और वो एडवांस में। व्हाट इफेक्टिव रेट परसेंट इंटरेस्ट डज ही चार्ज पर एनम। अगर पर एनम में चार्ज करेगा तो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन में जो दिया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, एज पर द क्वेश्चन गिवन डेटा, मनी लेंडर चार्ज इंटरेस्ट 10 पैसे इन एडवांस, 10 पैसे पर मंथ इन एडवांस, ये दिया हुआ है।
मगर ये 10 पैसे वो कब लेता है, उसमें लिखा हुआ है अगर वो 1 रुपए का उधार हो, अगर कोई 1 रुपए लेता है तो उसके ऊपर वो कितना चार्ज करता है, 10 पैसे का चार्ज करता है। 1 रुपी 1 इज इक्वल टू कितने पैसे होते, 100 पैसे होते, ये आपको सबको मालूम है। अब अगर कोई 100 पैसे बोरो करता है तो उसमें कितना वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, 10 पैसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब ये 10 पैसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, मगर साथ में क्या लिखा है, इन एडवांस। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर वो एडवांस में ले लेता है तो आपको आपके हाथ में पैसा कितना आता है। अगर मान के चले एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास 100 रुपए है, अगर कोई आपसे 100 रुपए अगर आप उधार लेता है आपसे, आप उससे 10 रुपए ब्याज के रूप में लेते हो और आपने ये बता दिया है कि मैं एडवांस में लूंगा इंटरेस्ट, इसका मतलब है क्या आप उसको 100 रुपए दोगे, नहीं ना। अगर आपने 100 रुपए, देखिए मैंने लिखा कि अगर आप 100 रुपए उधार किसी को देते हो और बोलते हो कि मैं एडवांस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा और वो इंटरेस्ट 10 रुपए होगा, तो उसको पे कितना करोगे, उसको मिलेगा कितना, वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा, 90 रुपीज रिसीव करेगा, क्योंकि 100 रुपए भले आप उसको दे रहे हो मगर आप अपना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट काट ले रहे हो एज ए एडवांस। इसका मतलब है कि दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन ₹90, क्योंकि उसको तो 90 रुपए पे ब्याज मिल रहा है हर महीने, स्टार्टिंग में 10 रुपए आप उससे काट लोगे, इसका मतलब उसको मिला कितना हाथ में, 90 रुपए मिला। तो जब 90 रुपए मिला तो इसका मतलब है कि जो 10 रुपए जो इंटरेस्ट हो रहा है वो 90 रुपीज के है। आ रही बात समझ में। देयरफॉर यहां लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर इंटरेस्ट 10 पैसे ऑन 90 पैसे, 90 पैसे पर मंथ। क्लियर, समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये जो इंटरेस्ट है 10 पैसे वो 90 पैसे के ऊपर है, तो अब रेट कितना होगा, रेट ये तो अमाउंट के फॉर्म में 10 पैसे अमाउंट के फॉर्म में है, 90 पैसे अमाउंट के फॉर्म में है, ठीक है, मगर हमको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/90 इज इक्वल टू 1/9। मेरे ख्याल से बहुत इजी है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, हमारा इंटरेस्ट निकल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, अब हमको अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट अब आपको कैलकुलेट करना, तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। क्लियर। अमाउंट क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, आपको लिखा हुआ है व्हाट इफेक्टिव रेट, ठीक है, व्हाट इफेक्टिव रेट परसेंट इंटरेस्ट डज ही चार्ज पर एनम। अगर 1 साल के ऊपर अगर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है तो उसका इफेक्टिव रेट क्या होगा। तो आपको मालूम है कि अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इफेक्टिव रेट की अमाउंट में इंक्लूडेड होता है और ये नॉमिनल रेट होता है। क्लियर। तो अब हमारे पास नॉमिनल रेट आपको पता चल गया है। अब आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल भी आपको मालूम है कि वो कितने रुपए उधार दे रहा है, मनी लेंडर जो है 1 रुपए उधार दे रहा है, राइट। लेट द प्रिंसिपल, एज्यूम क्या कर रहा हूं, ये है लेट द प्रिंसिपल बी ₹1 फॉर्मूले में, देयरफॉर A इज इक्वल टू P प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में क्या एज्यूम कर लेता हूं, स्मॉल r, राइट, स्मॉल r में एज्यूम कर ले रहा हूं। ये r कौन सा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो A इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r। क्लियर। अब बाकी इस फॉर्मूले में, पहले तो हम लोगों ने A का सिर्फ वैल्यू निकाली, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो A की जगह आपका आ जा रहा है 1 प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू, ठीक, P की जगह 1 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/9। रेट आप कैलकुलेट कर चुके हो और 1 साल के लिए बोल रहा है पर एनम, इफेक्टिव रेट परसेंट, इफेक्टिव रेट परसेंट इंटरेस्ट डज ही चार्ज पर एनम। पर एनम मतलब 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए पीरियड कितना हो जाएगा 12, एन कितना हो जाएगा 12। चलिए
अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व तो होना नहीं है, जहां तक होता है उसको कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू, ये एलसीएम ले लेते हो तो 10/9 टू द पावर 12, लॉग कैरी कर लेते हैं, log 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू log 10/9 होल टू द पावर 12, log 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 12 log 10 माइनस log 9। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, log 1 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, log 10 की वैल्यू तो मालूम है 12, 10 की वैल्यू 1.0004 होता है, माइनस 90 की वैल्यू देख लीजिए कितना होता है, 90 की वैल्यू है आपके पास 0.9542, 0.9542। क्लियर? अब ये माइनस कर दिए तो ये आपका आ गया 12 इंटू 0.040458। उसके बाद अब ट्रांसफर कर दें लॉग को, पहले इंटू कर देता हूं, log 1 प्लस आर इज इक्वल टू, इंटू कर दिया हूं तो मेरा वैल्यू आया है 0.5496 टू 1 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.5496 हो जाएगा। एंटी लॉग चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 3.545, राइट। अब उसके बाद 1 को ट्रांसफर कर दीजिए अपोजिट साइड, स्मॉल आर इज इक्वल टू 3.545 माइनस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.545। ये आ गया आपका आर। ये आर की वैल्यू आई है, मगर आपको किसमें कैलकुलेट करना है, परसेंट में कैलकुलेट करना है। तो जब परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर? 100 पैसे में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम लोग ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे हैं, और ये सारी चीजें हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं पैसे में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 100 पैसे में कितना हो जाएगा, 2.545 इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 254.5। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं, और वो क्वेश्चन रहता है हमारा इफेक्टिव रेट वाला, क्या है आपका, कॉमन मल्टीप्लायर मेथड। वो क्वेश्चन में नोट करना भूल गया था कि कितने क्वेश्चंस हमको करने हैं। जो क्वेश्चंस मुझे ध्यान थे वो क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए थे। चलिए फटाक से क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको ध्यान में रखना है, बस बन जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, प्रिंसिपल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन 2550, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन 2550, P इज इक्वल टू 2550, दिस इज द प्रिंसिपल। और आपको दिया हुआ है 5% 120 डेज, रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 120 डेज। कैलकुलेट इंटरेस्ट बाय कॉमन मल्टीप्लायर मेथड। तो कॉमन मल्टीप्लायर में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोगों को बताया था, क्या वो होता है थ्योरी उसकी, इंटरेस्ट ऑन ₹1 एट द रेट 1% पर एनम फॉर 1 डे, यही मैंने आपको बताया था। अब ये कितना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये मैंने बता तो दिया आपको कि ये कितना होता है। भाई ऐसा ही आप निकाल लीजिए, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? P कितना है एज पर द क्वेश्चन 1, रेट कितना है 1, टाइम कितना है 1, डिवाइडेड बाई 365 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा। चलिए फटाक से सॉल्व कर लें। 1 डिवाइडेड बाई 365 100, ये आपका आ गया 0.4 टाइम्स 0 273973। क्लियर? ये आपका हो गया वैल्यू, किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन ₹1 एट द रेट ऑफ 1% पर एनम फॉर 1 डे, एक दिन के लिए। एक दिन के लिए ₹1 पर 1% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आता है। ठीक है,
एकदम समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ₹1 at the rate 1% per annum for 100 days। कितना दिया है? 120 दिन बोला है, तो 100 डेज के लिए निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा एक दिन के लिए? कितना है? 0.00273973 इंटू 100 कर देता हूं, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.00273973। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर इंटरेस्ट ऑन ₹1 at the rate 1% per annum for 20 days। पहले मैंने 100 दिन के लिए निकाला, अब मैं 20 दिन के लिए निकाल रहा हूं। आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? एक दिन के लिए कितना है? ये है आपके पास, यह भी निकाल कर रखा है, मैंने बताया आपको। 0.4 टाइम्स 273973 इंटू 20 कर देता हूं, ये आपका हो जाएगा इंटू 20। ये आपका आ गया 0.30054795452। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? 120 डेज के लिए निकालना है, तो यहां मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन ₹1 at the rate 1% per annum for 120 डेज। अब 120 डेज का मतलब क्या होगा? ये दोनों वैल्यू को आप ऐड कर देंगे 100 और 20 दिन के लिए। चाहे तो आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा उसमें, ठीक है। एक साथ भी आप, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। चलिए इसको प्लस कर लेता हूं, 0.00273973। ये आपका आ गया 0.00328767। मैं इतना ही ले रहा हूं। अब नेक्स्ट 120 डेज के लिए हो गया। अब रेट के लिए निकालना होगा, 5% है, तो यहां मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन ₹1 at the rate of 5% per annum for 120 डेज। 1% के लिए कितना था? ये था, राइट। तो 5% कितना होगा? सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, 0.00328767 इंटू 5 कर दीजिए, बस और कुछ नहीं है, इंटू 5। तो ये आ गया आपका 0.0164383। क्लियर? अब ये पोर्शन भी हो गया। अब उसके बाद डायरेक्ट यहां पहुंच जाइए इतने रुपए के लिए। ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ₹2550 at the rate of 5% per annum for 120 डेज। क्लियर? फिर से ये जो वैल्यू है इसमें आपको क्या करना है? ये ₹1 के लिए था, तो वो 2550 के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 0.0164383 इंटू 2550। कैलकुलेट कर दीजिए, इंटू 2550। ये आपका वैल्यू आ गया 41.92। दिस इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ₹2550 at the rate of 5% for 120 डेज बाय कौन सा मेथड है? ये बाय कॉमन मल्टीप्लायर मेथड। कॉमन मल्टीप्लायर मेथड के थ्रू इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो में अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, वीडियो में प्रॉब्लम का मतलब मैंने जिस टीचिंग मेथड से आपको पढ़ाया और जितने क्वेश्चंस आपको कराए और उस क्वेश्चंस की जो थ्योरी मैंने आपको बताई, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया, आपके डाउट्स क्लियर हुए, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। और लास्ट में, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ में मैं ये बोलता हूं, अगर कोई नीडी पर्सन है जिसको आप चाहें तो ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।